नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सोशल साइंस सब्जेक्ट को, जहां पर आपको बता रहे हैं कि क्लास 10 के सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग कुछ चुनिंदा ऐसे प्रश्न होते हैं जो आते ही आते हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों को आज चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी प्रश्न है कहीं से भी हमने उठाया है किताब के, यानी हर एक चैप्टर से, और उससे रिलेटेड हर साल बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बायोगैस से संबंधित। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका कि बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है, अर्थात इसका मतलब ये है कि बायोगैस कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो बस आपको बस इतना ही समझना है कि बायोगैस कैसे, यानी किस किन पदार्थों को मिला करके हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आंसर दिया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, समझ रहे हैं, झाड़ियों की बात की जाए, फिर कृषि अपशिष्टों, ठीक है, पशुओं और मानव क्या जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी झाड़ियाँ कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव अपशिष्ट के उपयोग से जो बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं बायोगैस। अर्थात क्या करते हैं, ये कूड़े कचरे को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला लेते हैं और मिलाने के बाद बायोगैस का निर्माण होता है। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में आप संकल्प इस वीडियो के कि आप 5 मेरे भाई बहनों को शेयर भी करने का काम कीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका जो है दिया गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पर दिया जा रहा है प्रश्न कि भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम बताइए। देख रहे हैं ना, या उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। जहां पर देख पा रहे हैं कि 2020 ओए में ये सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं? तो आप बताएंगे सीधा कि ये 2 केंद्रों के नाम पूछा जा रहा है आपसे। किसका केंद्र का? तो परमाणु ऊर्जा के केंद्र का। राइट, बिल्कुल दिमाग में रहे बात। तो यहाँ पर नाम रखेंगे, थोड़ा देखिए, नाम तो अलग अलग है परंतु आपको दिमाग में रखना ही रखना होगा। तो ट्राम्बे और क्या है, नरोरा, समझ रहे ना। ट्राम्बे जो है पहला है और दूसरा क्या है, नरोरा। जहां पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको 100% दिमाग में रखिएगा, ब्रेन में रखिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप जैसे जाइएगा तो आपको ट्राम्बे और नरोरा याद रहे। और ये परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्र हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है। समझ रहे ना, यानी कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिजों से कह रहा है कि संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि, यानी कहने का मतलब ये है कि ये बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है ओडी सेट में। तो आपसे बस इतना ही हम गुजारिश करेंगे कि जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से देखने का काम कीजिएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है कि कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। देख रहे हैं ना, पूछ रहा है कोडरमा कहाँ पर स्थित है खनिज, तो आप बताएंगे झारखंड में स्थित है। यह किसके लिए है? तो अब्रक के लिए जाना जाता है। ठीक, दिमाग में रखना कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है और यह किस खनिज से संबंधित है। तो सीधा बताएंगे कोडरमा कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, कोडरमा कहाँ पर स्थित है, झारखंड में, और ये अब्रक के लिए जाना जाता है। राइट, बिल्कुल दिमाग में रहिए, माइंड में सेटअप रखना आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2020 से ही रिलेटेड क्वेश्चनों को लेते हैं। आलतू फालतू प्रश्नों को हम बताना बंद कर दिए हैं, केवल काम की चीज़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है कि यहाँ पर भारत में लौह अयस्क के उत्पाद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बस दिमाग में रखिए, ये ओबी सेट में पूछा गया है और ये आ सकता है, बस माइंड में रखिएगा। सिंपल स्टोरी जैसे आप इसको दिमाग में रखिएगा। राइट,
चलिए, यानी क्या पूछा जा रहा है, लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क और इसके उत्पाद और इसके संक्षेप में इसको बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे हम, देखिए भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है, ठीक है, बस दिमाग में ये बताएगा कि भारत में इसका विशाल भंडार है। फिर मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। और कह रहा है कि हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है, ठीक है, यानी हेमेटाइट जो है वो सर्वाधिक औद्योगिक अयस्क है जिसमें कह रहा है कि लौहांश 50 से 60% पाया जाता है। भारत विश्व का लगभग 7.1, दिमाग में रहे ये बात, 7.1 लौह अयस्क खनन कर प्रमुख लोहा उत्पादक देश है, ठीक है। अब कह रहा है विश्व स्तर पर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या दिया जा रहा है सभी चीज़ों को। कह रहा है कि विश्व में लोहा उत्पाद के 5वां स्थान है, समझ रहे ना, यानी भारत का विश्व में लोहा उत्पाद पर कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है, दिमाग में रहे बस बात। भारत में लौह के सुरक्षित भंडारों का अनुमान लगभग 1760 करोड़ टन ये लगाया गया है। कह रहा है कि यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में लौह निकाला जाता है, ठीक है। भारत में लगभग आधा लौह अयस्क का निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब आधा क्या कर दिया जाता है, तो इसको भेज दिया जाता है दूसरे देशों में। जैसे जापान में इसका प्रमुख क्या है, आयात देश है, ठीक है, यानी ये आयतक देश जो है वो क्या है, जापान है। तो बस आपको क्या करना है, इस पूरे जो भी आपने पढ़ा इस चीज़ों को, ये ऐसे नहीं कि आपको पूर्णतया याद करना है, नहीं नहीं, आपको क्या करना है, ओनली 10% मुख्य बातों को ही दिमाग में रखना है और अपने आप से बना करके इसको लिखना है, ठीक है। जैसे मतलब कि भारत जो है विश्व में 5वां स्थान रखता है लौह उत्पादन में, समझ रहे ना, और कौन कौन से अयस्क है जो महत्वपूर्ण है, इसका कितना से कितना % तक लोहांश पाया जाता है, तो यहाँ देख पा रहे 50 से 60% तक, बस दिमाग में यही रखना, ठीक है। किन किन राज्यों में ये पाया जाता है, तो ये आप बस दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कि पूरा आप याद कर लीजिएगा, कुछ भी याद ना हो, ठीक। चलिए अब इसको बताते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न आपका कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए, ठीक। यहाँ पर धात्विक खनिज, तो चलिए धात्विक खनिजों को हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए धात्विक खनिज के अंतर्गत आने वाले खनिजों को यहाँ पर खदानों से निकाल कर साफ करते हैं, जिसमें उसके विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, जैसे सोना है, फिर चांदी है, तांबा है, जस्ता है, लोहा है और शीशा है, ये सब क्या है, खनिज है, ठीक, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बना के लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सब के सब 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम बताइए, ठीक है, 2020 में NY में पूछा गया है। तो भारत यहाँ देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं, समझ रहे हैं ना, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब जो बहुत पहले से परंपरागत समय से ही चलते आ रहे हैं, ये प्राकृतिक में या प्रकृति में क्या होते हैं, तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये गैर नवीकरणीय होते हैं, ये मुख्य रूप से औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन, ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, बस दिमाग में रखिएगा कौन कौन है। तो यहाँ से आप दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि कौन कौन से हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ से याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन, ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, समझ रहे ना, ये सब के सब क्या है, परंपरागत स्रोत हैं। फिर कह रहा है कि मतलब भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र कौन कौन है, मुंबई हाई, समझ रहे ना, और कलोल है, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, बस दिमाग में इसको रखिएगा और उसके बाद से आप एग्जाम में कर जाइएगा। फिर आगे जो प्रश्न देख पा रहे हैं हम, खनिज संरक्षण की आवश्यकता एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, खनिजों की क्या संरक्षण और उसकी आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको बताना है, ठीक है। तो वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किए जाने लगा है। खनिज निर्माण की ये भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं कि उसके वर्तमान उपयोग की तुलना में उसके पुनर्भ्रमण की दर अत्यंत मंद है, ठीक है। इसलिए खनिज संसाधन समिति अथवा अनवीकरणीय योग्य है। कर समृद्धि खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति है, ठीक है, यानी खनिज के बारे में आपको किस तरह से आप बचा करके रख सकते हैं खनिज को, ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से आप अपना लिखने का काम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न 2020 OC में पूछा गया है सेट में, ये OC सेट है, तो यहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन करें और ऊर्जा के गैर परंपरागत
4 स्रोतों का ये विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये देखिए 2020 OC में पूछा गया है। ये विस्तृत टाइप्स के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे इससे। तो अब इसको सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे, ऊर्जा के वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिसकी पुनः यह पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक बार ही समाप्त इसको नहीं कर सकते हैं, यानी इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, समझ रहे ना, इसकी पूर्ति की जा सकती है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि ये जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दे रहा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर है सौर ऊर्जा। ठीक है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम भावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि फोटोवोल्टाइक औद्योगिक द्वारा धूप को सीधे कह रहा है विद्युत परिवर्तित किया जाता है और भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट ये माधोपुर में स्थित है। ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में आप इसको लिख देंगे। उसके बाद से दूसरा हेडिंग डालेंगे आप क्या, तो दूसरा हेडिंग आपको डालना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, दूसरा हेडिंग डालना है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा माने हवा से ऊर्जा। ठीक है, तो पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने, बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा के प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु इतना में होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख देंगे कि इसको मतलब ये काम में इसका यूज किया जा सकता है। फिर बायोगैस है, तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं आप बायोगैस क्या है। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट पदार्थों और ये क्या है, सभी को मिलाने से क्या बनता है, तो बायोगैस। राइट, चौथा नंबर आपका जो है वो हेडिंग डालेंगे ज्वारीय ऊर्जा, यानी महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के, यहाँ पर देख पा रहे हैं आगे है कुछ, विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पर लिए किया जाता है। संकरी ये खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। कह रहा है कि उच्च ज्वार इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और क्या किया जाता है, द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है और बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर यहाँ बहाया जाता है और वो ऊर्जा उत्पादन या टरबाइन की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, इससे विद्युत बनती है। ठीक है, ये कुल मिला जुला के ये प्रक्रिया है कि इसमें विद्युत धारा यानी उत्पन्न किया जा सकता है और ये पानी बहा करके किया जाता है। ठीक है, बस आगे है आपका यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों के ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बस इतना ही लिखिएगा, हेडिंग डाल के ज़्यादा लिखेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पर छठा नंबर है जियोथर्मल ऊर्जा, यानी हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों ये पैदा की जाती है। इसका प्रयोग ठंडे ये भंडार केंद्रों में किया जाता है। ऊर्जा के लगातार बढ़ते उपयोग ने परंपरागत साधनों को समाप्ति के कगार पर पहुंचाया है, जिस कारण विकास की प्रक्रिया निरंतर ये बनाए रखने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय गैर परंपरागत साधनों का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जो भी है क्वेश्चन हमने लिया था वो सब के सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थे और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दीजिए मेरे को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।